सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धा आश्रम चले जाना चाहिए, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और हमें गैस पर चढ़ा कढ़ी के भगोने में कलछी हिलाते हुए जानकी जी ने अपनी बहू आशी से कहा तो वह चकित हो गई। चेहरे पर भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। जानकी जी के दो बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा कहें अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटों ने शिक्षा तो ग्रहण किया लेकिन संस्कार। खैर, बड़ा बेटा आदित्य कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौटा नहीं। पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से कर्ज लिया और वह चुकता हुआ भी या नहीं। छोटा आशीष ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन जानकी जी के पति श्रीकांत बाबू बेटे की मनसा पहले ही भाग गए थे, सो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भारत में कहीं भी पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर आशीष ने मुंबई से एमबीए किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती थी। एक दिन उसने फोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली आसी नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पाल पोस कर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं, उनके मुख से ऐसे वचन सुनकर किसका कलेजा छलनी ना होगा। शांत स्वभाव वाले श्रीकांत बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे, ऐसे औलादों से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। शुभ शुभ बोलिए, कहते हुए जानकी जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी चोचले देखकर दोनों का जी उकता गया और दोनों 2 दिन बाद ही वापस आ गए। त्योहारों पर जानकी जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम की व्यस्तता तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, आशीष नहीं आया तो दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। श्रीकांत बाबू सेवानिवृत्त हो गए, अपने पुश्तैनी घर में आराम से जिंदगी जीने लगी। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चों की तस्वीर देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन आशीष ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने आशी को रेस्ट बताया है, आप लोग आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहां उन्हें दादा दादी बनने की खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी जानकी जी ने पति को समझाया कि बीती बात को विसार कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। श्रीकांत बाबू जी को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। आखिर वह माँ है, बेटे को देखने के लिए उनका मन भी तड़पता ही होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। जानकी जी ने घर संभाला, श्रीधर बाबू ने बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और बेटी बहू खुश। आशी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मान्यता। घर में जश्न हुआ, होटल में शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने के बाद आशी वापस अपने काम पर जाने लगी और जानकी जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मजे से कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। जानकी जी की पोती अब स्कूल जाने लगी। सुबह वो स्वयं पहले स्कूल छोड़ आती और 3 घंटे बाद श्रीकांत बाबू वापस ले आते। उम्र हो या समय, गति कभी नहीं रुकती। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की उम्र ढल रही थी। एक दिन आशीष ने अपने पिता से कहा, पापा आप सैर के लिए तो जाते ही हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा और इसके 3-3
प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट्स पिता को थमा दिए। उस दिन श्रीकांत बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वॉक से जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। आशीष के पूछने पर उन्होंने कहा कि कल परसों में करा दूंगा, मेरी तबीयत। आशीष ने उनकी बात नहीं सुनी और मन ही मन कुढ़ने लगा। यद्यपि 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट लाकर आशीष को दे दिया था, लेकिन आशीष ने तो अपना जी खट्टा कर लिया था। फिर तो छोटी छोटी बातों पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी आशीष चिढ़कर बोल देता, इससे तो अच्छा था कि मैं आप लोगों को वृद्धा आश्रम छोड़ आता। श्रीकांत बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। जानकी जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती। कुछ शारीरिक असमर्थता थी और कुछ जी नहीं करता, तब उन्हें भी यही सुनाया जाता, इससे अच्छा तो आप लोग वृद्धा आश्रम में रहती। जानकी जी बस अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में ही उनकी पोती भी खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, बस रोने लगी थी। उसी समय आशी ऑफिस से आई थी। बेटी को रोता देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो श्रीकांत बाबू चुप रह गए, फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करती जाना। जानकी जी ने वैसा ही किया। बहू को अपने वृद्धा आश्रम जाने की बात कह दी तो आशी के पैरों के नीचे से ही तो जमीन ही निकल गई। डिनर के बाद आशी ने चिंतित स्वर में आशीष को सारी बात बताई। तब आशीष, अब क्या होगा, मान्यता को कौन संभालेगा? सुबह मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे बात कराऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है। यार, मैंने तो सोचा था कि वृद्धा आश्रम की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। आशीष को शांत बैठा देखकर आशी झुंझला गई। चीखते हुए बोली, आशीष, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं मैं यार? आशीष भी उसे लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धा आश्रम भेजने का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे आशी, तुम्हारी भी गलती है, माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें रखना ही चाहिए था। आशीष ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा, मुझे रखना चाहिए था? क्या तुमने रखा? तुम्हारे तो पिता थे। आशी भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े श्रीकांत बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा के तेज आवाज से मान्यता की नींद खुल गई और वह दादी कहकर कमरे से निकल गईं और जानकी जी की गोद में आकर सो गईं। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। जानकी जी चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। जानकी जी विस्मय से उसे देखने लगी। तब आशी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, ये इंदु है, घर के सारे काम आपसे यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा। और हाँ, जो भी सामान घटे बढ़े तो मिंटू ले आया करेगा। पापा, आप तो बस आराम कीजिए, सीनियर सिटीजन का यही एक क्लब भी है तो आपका। मुस्कुराते हुए आशीष अपने पिता से बोला तो श्रीकांत बाबू पत्नी की तरफ देखे, जैसे कह रहे हो, श्रीमती जी, आशीष आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी मान्यता बोली, दादी,
चलो ना, देर हो रही है। जानकी जी पोती को स्कूल छोड़ने चली गईं और श्रीकांत बाबू वो भी शहर के लिए निकल पड़े। ना हाथ में कोई थैला और ना ही मुट्ठी में सामानों की कोई पर्ची। मैंने बेटा होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। पवन माँ को लाने गांव पहुंचा। यह क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आश्चर्य हुआ कि माँ कहाँ चली गईं। उन्होंने खबर भी नहीं की। मैं भी अपनी व्यस्तता के चलते माँ को फोन भी नहीं कर सका था। उसने पड़ोसी के घर पर दस्तक देकर उनसे पूछा कि माँ कहाँ है। उन्होंने कहा कि पवन, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ रुक्मणी जी को यहाँ से गए हुए 2 महीने हो गए हैं। पवन को लगा कि माँ से बात किए हुए मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। पड़ोसी से ही पता लेकर माँ से मिलने के लिए पहुँचा। वह सोच रहा था कि मैं भी कितना स्वार्थी हो गया हूँ कि आज तक माँ की खबर नहीं ली थी। आज भी ज़रूरत है इसीलिए आया हूँ, वरना कहाँ आ पाता था। पिताजी की अचानक एक्सीडेंट के बाद माँ पर दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसने अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर 12वीं तक की पढ़ाई की थी, जो आज उनके काम आ गई थी। उन्होंने अपनी धीरे से जमीन को कॉल पर दे दिया और खुद वहीं के एक स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मुझे और बहन को किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। गांव की पढ़ाई खत्म होते ही शहर में हॉस्टल में रखकर पढ़ाया। बहन संयुक्ता ने पीजी तक की पढ़ाई की थी और उसके लिए बहुत ही अच्छे परिवार को ढूंढकर धूमधाम से शादी करा दी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने की बात कही तो मैंने सुचिता का नाम बताया था कि वह मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा और मेरी शादी उससे करा दी। हम जब शहर जाने लगे तो माँ कुछ कहे इससे पहले ही मैंने कह दिया था कि माँ, अभी मैंने छोटा सा घर लिया है, जैसे ही बड़ा घर लूँगा आपको ले जाऊँगा। माँ ने हंसते हुए सर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से ही यह आभास हो गया था कि मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। संयुक्ता की शादी और मेरी शादी माँ ने बहुत ही धूमधाम से की थी। मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा था कि इतना पैसा कहाँ से आया है, उधार तो नहीं ली है ना आपने, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी। मैंने चुप्पी साध ली थी। माँ ने भी नहीं बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैंने सुचिता को साथ लेकर शहर चला गया। माँ ने मुझे बताया तो नहीं था, पर किसी से पता चला कि माँ ने वह लेटर रिटायरमेंट लेकर जो भी पैसा आया था उससे सारे कर्ज चुकता कर लिए थे और बचे हुए पैसे बैंक में रख लिया था। अपने घर के आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए अपनी जीविका चला रही है। मैंने बेटा होने का फर्ज तो कभी निभाया ही नहीं था। उनसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसा चाहिए या आपकी ज़रूरत के लिए आप क्या कर रही हैं। इस बीच हमारे 2 बच्चे हो गए, फिर भी हमने माँ को नहीं बुलाया था और ना ही बच्चों को लेकर माँ के पास आए थे। आप सभी को लग रहा होगा कि आज माँ की याद कैसे आ गई है, जो उन्हें ढूंढते हुए निकल गए। आज माँ को ढूंढते हुए जाने के लिए भी हमारा स्वार्थ ही है। मैं और सुचिता दोनों नौकरी करते हैं। हम हमारे बच्चों को बेबी केयर सेंटर में रखते थे। वहाँ का वातावरण शायद हमारे बच्चों को सूट नहीं हुआ था, इसीलिए वो बीमार रहने लगे थे। हमेशा ऑफिस से छुट्टी लेकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। हम तंग हो गए थे। सुचिता की नौकरी
नौकरी को ध्यान में रखते हुए हमने लोन लेकर घर खरीदा था, तो सुचिता नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए घर पर ही एक औरत को हेल्प के लिए बुला लिया था, पर वह आए दिन छुट्टी पर चली जाती थी। एक दिन बैठे बैठे सुचिता के दिमाग में बात आई थी कि आप अपनी माँ को यहाँ ले आइए, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी अपने पोते और पोती के साथ रहने की, और हमारा काम भी हो जाएगा। बच्चों की और घर की चिंता भी नहीं रहेगी। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी और मैं माँ को लेने के लिए निकल गया। सोचा भी नहीं कि माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अभी उसका मन विचारों के सागर में गोते लगा ही रहा था कि ड्राइवर ने कहा कि सर, आपके बताए हुए पते पर हम पहुंच गए हैं। मैं नीचे उतरकर हैरान था कि यह वृद्धा आश्रम नहीं है। उसने सोचा था कि माँ वृद्धा आश्रम में भर्ती हो गई होंगी। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पवन आगे बढ़ा तो वहाँ एक छोटा सा अनाथालय का बोर्ड लगा हुआ था। वह धीरे धीरे चलते हुए ऑफिस में पहुँचा और कहा कि यहाँ रुक्मणी जी रहती हैं। मैनेजर जो एक दिन पहले ही आया था, रुक्मणी जी कहते हुए देख रहा था कि तभी पीछे से आकर एक बच्चे ने कहा, अंकल, ये टीचर के बारे में पूछ रही हैं। पवन की तरफ मुड़कर कहा, आइए अंकल, रुक्मणी टीचर अपने कमरे में है, मैं लेकर चलता हूँ। कहते हुए फुदकते हुए आगे भागने लगा। पवन उसके पीछे गया। माँ अपने कमरे में रामायण पाठ कर रही थी। वह बच्चा, टीचर आपके लिए कोई अंकल आए हैं, कहते हुए भाग गया। रुक्मणी ने सर उठाकर देखा तो पवन था। अरे पवन बेटा, तुम कब आए? घर में सब ठीक है ना? बहू कैसी है? बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक है माँ? आप कैसी हैं? यहाँ कब आई? हमें बताया भी नहीं। अपने बेटे से खफा है ना? मैंने आपकी खोज खबर नहीं ली इसीलिए। रुक्मणी ने कहा, बेटा, अपनों से क्या खफा? कोई कितना भी कह ले, मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा ही रहेगा। पवन, आप यहाँ कैसे पहुँची माँ? रुक्मणी, मैं एक दिन पेपर पढ़ रही थी तो एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। मैं जब वहाँ पहुँची और बच्चों को देखा तो उन्हें पढ़ाने के लिए हाँ कह दिया। तब उन्होंने बताया था कि वो ज़्यादा वेतन नहीं दे सकते हैं। मैंने हामी भर दी और कहा कि मैं अभी भी इस उम्र में बड़ी हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको रहने के लिए घर देंगे, आप हमारी जिम्मेदारी है। जब तक आपसे होगा आप कीजिएगा, फिर हम आपको देखेंगे। इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता था, इसीलिए मैं यहाँ रहने आ गई। पवन ने कहा, यह सब तो ठीक है माँ, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ रहने के लिए चलेंगी? मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत घाव दिए हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए आप क्या महसूस कर रही हैं। आपको मेरा इस तरह अचानक आना और मेरे साथ चलने के लिए कहना अच्छा नहीं लग रहा है ना माँ? रुक्मणी, पवन बेटा, घाव का क्या है, समय हर घाव को भर देता है। मेरे दिल में कोई बैर नहीं। आप लोग मेरे बच्चे हो, मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आखिर वो हमारे वारिस हैं, इसी बहाने मैं उनके साथ समय बिता सकती हूँ। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी, तब क्या होगा सोचा तुम लोगों ने? इसका उत्तर पवन बिना सुचिता को बताए नहीं दे सकता था, इसीलिए आंखों में आंसू भरकर माँ को देखता रहा। रुक्मणी उसकी परेशानी को समझ गई।
उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं पवन, मैं यहाँ खुश हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी शांति से बिताओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। अभी मेरी क्लास है बेटा, मैं चलूँ? कहते हुए वो चली गईं। पवन उन्हें जाते हुए देखता रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।